औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। फातिमा बेटा, बाकी बच्चियों को ज़रा जल्दी से अगर कांटेक्ट हो सके तो बोल दो प्लीज़। इकरा, मुनव्वर, लाइबा, जी अलिया। सर, मैं कह देती हूँ। हाँ, क्योंकि ये लोग और वो मोमिना, महजेब, जिन जिन से तुम्हारा रब्ता है प्लीज़ हुज़ैफ़ा ज़रा नाइश और मोहसिन को ज़रा प्लीज़ मैसेज कर दें। और मेरे बच्चों, जो हमारे साथ दूसरे कैंपस के कुछ बच्चे मौजूद हैं, अगर आपके भी कोई दोस्त यहाँ ज्वाइन करना चाहें तो उनसे बोल दें। मैं आज की क्लास में वर्कशीट, आज सेकंड टाइम वर्कशीट बनाना सिखाऊंगा। यस्टरडे हमने वर्कशीट बनाई थी, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, जो आप लोगों ने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों के ग्रुप पे मैसेज करके जैसा कि बता भी दिया था कि आप लोग, मैं स्क्रीन ले आता हूँ आपके सामने जिस पे हम काम करेंगे। मेरा बेटा मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी 2012 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 की एडजस्टमेंट आप लोग बना लीजिए। तो अगर आप बना चुके हैं तो अच्छी बात, नहीं बनाई तो आप, और अगर बना ली हैं तो चेक करें, वेरीफाई करें। नहीं बनाई है तो गौर से सुनेंगे। जहां जिस एडजस्टमेंट पे प्रॉब्लम हो वहां आप हैंड रेस का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। अनम्यूट करके अपनी बात कह सकते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं आई, समझा दीजिए, और मैं यहाँ एंट्री लिखता जाऊंगा। याद रहे कि 2012 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 1 में रिक्वायर्ड, अगर आप इत्मीनान से देखें तो वहां लिखा है प्रिपेयर 10 कॉलम वर्कशीट। मेरे बच्चों, जब पेपर में इस सवाल को अटेम्प्ट करोगे तो याद रखना कि आपको लाजमी एडजस्टमेंट रफ अंदाज में बनानी पड़ेंगी। रिमेंबर माय वर्ड्स, मैं सिर्फ 2012 प्राइवेट के लिए ये वर्डिंग कह रहा हूँ। ऐसा ना हो कि तुम हर सवाल के ऊपर ये वाली बात अप्लाई कर दो। 2012 प्राइवेट में क्योंकि उसने एडजस्टमेंट का अलग से कोई क्वेश्चन नहीं दिया, तो इसका मतलब है फेयर एडजस्टमेंट बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। हमें एडजस्टमेंट इतनी रफ बनानी है, इतनी गंदी गंदी लिख के बनानी है कि वो हमें ही समझ आए कि हमने क्या लिखी है। ठीक, बट जाहिर सी बात है, मैं तो यहाँ स्क्रीन पे लिखूंगा तो मैं कितना गंदा लिख सकता हूँ आपको अंदाजा है। तो मैं एडजस्टमेंट बनाना शुरू करता हूँ। और सर एडजस्टमेंट बनाने को बट कहा तो नहीं है आपका मासूमाना सा सवाल। तो मेरा बच्चा, वर्कशीट बनाने के लिए 90% चांस ये है कि पेपर में एडजस्टमेंट साथ आएंगी और आपको एडजस्टमेंट बनाने के बाद वर्कशीट बनानी है। अच्छा, कल की क्लास में जो बच्चे मौजूद थे, अभी तक तो खैर सबने ज्वाइन भी नहीं किया, तो वो अच्छे से जानते हैं कि हमने कल जो वर्कशीट पढ़ी है, मैं उसकी वीडियो भी शेयर करूंगा, आप वो देखिएगा जो लोग कल मौजूद नहीं थे। हुजैफा, आई होप आप वीडियो देख चुके होंगे। मैं कल की वर्कशीट के बारे में बहुत लिमिटेड 2 जुमले कह रहा हूँ। कल जो वर्कशीट पढ़ी थी मेरे बच्चों, उस वर्कशीट में ये बनी हुई, ये कल वाली वर्कशीट है, राइट। इसमें हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन नहीं थी, और जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन थी 2018 प्राइवेट का ये क्वेश्चन है, आप वीडियो देखोगे तो अल्लाह के हुक्म से और समझ आ जाएगा। इसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के आगे ओपनिंग लिखा हुआ नहीं था, बट मैंने लिखा था जानबूझकर। अच्छा, और इस सवाल के ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन नहीं थी। ये 2018 प्राइवेट यस्टरडे के लेक्चर के बारे में बात हो रही है। तो आज का जो सवाल मैंने सिलेक्ट किया है 2012 प्राइवेट क्वेश्चन 1, जो कि जिसकी एडजस्टमेंट हम बनाएंगे, आप सबसे रिक्वेस्ट है जरा इस सवाल के ट्रायल बैलेंस को इत्मीनान से देखें। आप मुझे अनम्यूट करके भी जवाब दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे मैसेज करके बता दीजिए प्लीज कि इस सवाल के ट्रायल बैलेंस में आपको क्या यूनिक चीज नजर आ रही है। कल के सवाल के ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन नहीं थी। कल की वर्कशीट विदाउट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी, और आज की वर्कशीट में आपको क्या यूनिक नजर आ रहा है, जरा प्लीज इसको देखें और मुझे रिप्लाई करके बताएं। मैं इतनी देर एडजस्टमेंट बनाना शुरू करता हूं बच्चों। चलिए, एडजस्टमेंट 1 पढ़ रहा हूं, आप मैसेज भी कर सकते हैं, अनम्यूट करके बता भी सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। मेरे प्यारे बच्चों, पहली एडजस्टमेंट लिखी है यूज्ड। सर, लॉन्ग टर्म लोन की वैल्यू नहीं दी गई। लॉन्ग टर्म लोन की एक तो अमाउंट गिवन नहीं है, वेरी गुड। और दूसरा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट आज क्वेश्चन में लिखी हुई नजर आ रही है। आ रही है। शुक्रिया शुक्रिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा था। तो अब मसला ये ना बेटा, मेरा बच्चा, अगर मैं आज की क्लास और कल की क्लास को सेम कर दूंगा तो फिर फायदा नहीं होगा ना।
तो कल की क्लास में जो वर्कशीट बनाई थी उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं थी, आज की क्लास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। तो दोनों में क्या फर्क होता है, ये ट्रीट करना सीख जाओगे आप लोग, राइट। अच्छा, फिर कह देता हूं अपनी बात। कल की क्लास में जो वर्कशीट हमने बनाना सीखी उस वर्कशीट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन नहीं थी। जो आज की क्लास में वर्कशीट बनाएंगे उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है। तो आप दोनों वर्कशीट का डिफरेंस सीख जाओगे। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह के हुक्म से कल भी क्लास ली तो कल मैं आपको वर्कशीट जो बनवाऊंगा वो सर्विस बिजनेस की बनवा दूंगा, ठीक है। तो 3 डिफरेंट वर्कशीट्स जब आप कर लोगे ना इंशाल्लाह, तो आपको समझ आ जाएगा मेरा बेटा कि वर्कशीट में क्या क्या फर्क होता है और कहाँ कहाँ कैसे बनती है। उन फिर 3 के बाद हम आपको यूनिक क्वेश्चंस वर्कशीट के करवा देंगे ताकि आपकी बेहतरीन कमांड बन जाए। जो बच्चे अभी हमारे साथ लाइव क्लास में नहीं है, जब वो ये रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में देखें तो बड़े पुरसुकून अंदाज में सुने, बातों को समझें और डिफरेंशिएट करें कि वर्कशीट का सवाल हमेशा एक जैसा नहीं आता। कल जो हमने पहला वर्कशीट का सवाल अटेम्प्ट किया जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अच्छा बेटा, मनाल या फिर एमन, आप दोनों में से कोई तूबा को इन्फॉर्म करे कि उसने अपना माइक जो है ना उसको कनेक्ट नहीं किया, तो इस वजह से उसको मेरी आवाज ही नहीं जा रही होगी तूबा को। तो जरा आप उससे बोल दें कि स्क्रीन पे अगर वो मोबाइल यूज कर रही है तो बॉटम पे नीचे लेफ्ट साइड पे ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन आता है, उस पर वो टैप करेगी तो फिर उसे मेरी आवाज जाएगी, वरना उसको मेरी आवाज ही नहीं आ रही होगी, वो आपसे बोलेगी कि मुझे तो आवाज ही नहीं आ रही। ओके। अच्छा, ओके सर, मैं बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं ये अर्ज कर रहा था आप लोगों से कि जो वर्कशीट आज हम बनाएंगे उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, और दूसरा जैसे कि फातिमा ने बोला कि सर इसमें लॉन्ग टर्म लोन की अमाउंट नहीं है, तो इंशाल्लाह फातिमा हम वो भी निकाल लेंगे, राइट। अब एडजस्टमेंट बनाते हैं मेरे बच्चों इस सवाल की फटाफट तेजी से। आप लोग अगर पार्टिसिपेट करना चाहें तो लिख के भेज सकते हैं, और अगर अनम्यूट करके बोलना चाहें तो बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। मैं समझाने की भी कोशिश करता हूँ। यूज्ड ऑफिस सप्लाईज 3000, तो हम ऊपर गए ऑफिस सप्लाईज ढूंढी। ऑफिस सप्लाईज किस नाम से लिखी है जरा बताइएगा प्लीज। ऑफिस सप्लाईज के आगे क्या लिखा नजर आया, जल्दी बोलें, शाबाश, लिख के भेजें, बोलें जो आपको बेहतर लगे। एक्सपेंस। एक्सपेंस, इट मींस हमने हमने सप्लाईज को ऑलरेडी समझा हुआ है बिजनेस का खर्चा। खर्चा। कितने रुपए लिख के बैठा हूं बेटा खर्चा, शाबाश, बाकी 5000। 5000। और वो कह रहा है कि ऑफिस अब डेटा फॉर एडजस्टमेंट पढ़े प्लीज। और वो बोल रहा है ऑफिस सप्लाईज तो इस्तेमाल हुई है बस 3000 की। ये बात वो कहाँ बता रहा है मेरा बेटा, डेटा फॉर एडजस्टमेंट में। यानी ईयर एंड पर, साल के आखिरी दिन वो कह रहा है कि भाई जो ऑफिस सप्लाईज तुम समझ रहे हो कि तुमने 5000 की इस्तेमाल कर ली, नहीं, तुमने तो ऑफिस सप्लाईज इस्तेमाल की हैं सिर्फ 3000 की। इसका मतलब है हमने अपनी बुक्स में खर्चा ज्यादा लिखा हुआ है या कम, ज्यादा। ज्यादा। कितने रुपए ज्यादा लिखा हुआ है बच्चों, 2000। तो खर्चे को 2000 से करेंगे कम। कम। बनाओ एंट्री, इजाजत है। क्रेडिट में क्या लिखो, यस इसका मतलब सर। है ऑफिस ऑफिस सप्लाई। सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। क्रेडिट। और जब मैंने 2000 की ऑफिस सप्लाईज इस्तेमाल नहीं की, खर्चा तो कम कर दिया, तो इसका मतलब है वो ऑफिस सप्लाईज मेरे पास अभी भी बिजनेस में एसेट के तौर पे है। मौजूद हैं। इसका मतलब है मैं उन सप्लाईज को कहूंगा कि वो हैं हमारा एसेट और हमें वो पहुंचाएंगी फायदा, तो मैं एसेट को बढ़ा लूंगा, ऑफिस सप्लाईज डेबिट कर दूंगा मेरे बच्चों। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज पूछ लें, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं बनानी आती तो वर्कशीट तबाह बर्बाद हो जाती है। समझ रहे हैं मेरा बेटा। वर्कशीट अगर किसी बच्चे को बनानी नहीं आती तो ऑटोमेटिकली उसकी वर्कशीट एडजस्टमेंट नहीं बनानी आती, वर्कशीट तबाह बर्बाद। ईशा बेटा, कल का लेक्चर देख लिया आपने, ईशा बेटा कल का लेक्चर देख लिया। जी सर, मैंने कल का लेक्चर देख लिया। वेरी गुड। अब हम आज 2012 प्राइवेट के एडजस्टमेंट पहले बना रहे हैं, फिर इंशाल्लाह इसकी वर्कशीट बनाएंगे, ठीक है। तो आप जरा मेरे साथ ठीक है। एडजस्टमेंट बनाने में साथ दें सब लोग, सबसे रिक्वेस्ट है कि हाँ। तमाम बच्चे। अच्छा, और एमन और मनाल, ये तूबा ने अभी तक अपना माइक कनेक्ट नहीं किया, आई थिंक उसको समझ नहीं आ रहा, तो उसको बोलो फिर बाद में बेशक रिकॉर्डिंग देख ले अगर उसे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा,
या उसको समझा दो कि किस तरह कनेक्ट करते हैं। आई थिंक उसको ज्वाइन करना नहीं आ रही मीटिंग, ज्वाइन तो कर लिया उसने बट उसका माइक कनेक्ट नहीं है, उसको आवाज ही नहीं आ रही होगी मेरी। अच्छा बच्चों, ये क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एडजस्टमेंट कब बनाई है हमने? December 31st. दिसंबर। तो मैं पहले यहाँ ईयर लिख देता हूँ, 2009 दिसंबर 31st, और ये एडजस्टमेंट 1 है जो हमने बनाई, राइट। ये सिर्फ हमने रेफरेंस के लिए लिखा है, और याद रहे पेपर में आपको रफ बनानी है, इतनी रफ कि आपको समझ आए। सर क्यों रफ क्यों बनानी है, फेयर क्यों नहीं बनानी? क्योंकि आज सवाल के रिक्वायर्ड में एडजस्टमेंट बनाने को कहा ही नहीं है। ओके, पहली एडजस्टमेंट बना दी, अब मैं दूसरी एडजस्टमेंट पे जा रहा हूं। दूसरी एडजस्टमेंट पर आ गए हम जनाब। चलिए पढ़ता हूं दूसरी एडजस्टमेंट। रेंट वॉज पेड फॉर 1 ईयर ऑन April 30, 2009। हमने रेंट पे किया, मेरा बच्चा कब पे किया, जरा पुरसुकून अंदाज में देखना है। रेंट पे किया 1 साल के लिए, और कब पे किया मेरा बेटा? April 30, 2009। तो बेटा सबसे पहले तो जाके ये चेक करो कि रेंट को किस नाम से लिख के बैठे हो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बताओ, सब बच्चे ऊपर चले जाएं। ऊपर कहाँ? फर्स्ट फ्लोर पे अपने घर में? नहीं, कहाँ जा Prepaid रहे हैं? rent. ऊपर गए, कहाँ गए फातिमा? Adjustment में. चल बे। Oh sorry, नहीं ट्रायल बैलेंस में, सॉरी. हाँ ओके, ऊपर ट्रायल बैलेंस में गए, जाके देखा रेंट किस नाम से नजर आया? Prepaid. प्रीपेड रेंट। सबको नजर आ गया? जिन्हें नजर नहीं आया वो नजरें अच्छे से दौड़ाएं। प्रीपेड रेंट 3600 लिख के बैठे हैं हम, यानी हम रेंट को समझ के बैठे हैं। बोलो अपना Asset. एसेट। किसी को एतराज हो तो वो जरूर एतराज करे, चिरान करे, खुल के करे। तो प्रीपेड रेंट हम अपना एसेट समझ के बैठे हैं। और ये 3600 कितने वक्त का है मेरा बेटा? कितने वक्त का रेंट है ये? शाबाश, शाबाश पूरे मनाल। साल का. पूरे साल का, यानी 1 साल का रेंट है। अच्छा अब ये बताओ, ये रेंट पे कब किया था मेरा बेटा? इतनी देर? January 1st. चल बे, जनवरी 1 का है? दिसंबर 30, क्यों अबे सर? अबे सस्ता नशा करते हो तुम लोग। रेंट वॉज पेड फॉर 1 ईयर लिखा है अप्रैल यार, 30 ऑन April 30, है हाँ. ना? April 30 को पे किया था मेरा बेटा, लिखा तो है आगे अंग्रेजी में। जी सर, जी जी. ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, इंसानों से गलती होती है, अपने आप को इंसान समझो। April 30, 2009 को तुमने रेंट पे किया। तो पहले ये बताओ, अप्रैल का महीना काउंट होगा? यस सर. अच्छा, नो सर। अप्रैल का महीना क्यों काउंट होगा भाई फातिमा? अप्रैल की 30 है, अप्रैल का महीना तो गुजर ही गया, अब अप्रैल का महीना क्यों काउंट अच्छा होगा? सर, मैं बोल ही नहीं रही, मैं कुछ गलत गलत देख रही हूँ, पता नहीं क्यों. अच्छा तुम गलत गलत ना देखो, तुम एडजस्टमेंट देखो। तो अब बताओ, अप्रैल का महीना काउंट नहीं होगा तो फिर कहां से महीना काउंट होगा मेरे बच्चों? मई से। मई से। तो अब हम बैठे हुए कब हैं, ये भी सवाल पैदा होता है। हम ये एडजस्टमेंट कब बना रहे हैं? मैंने डेट डाल के लिख के बताया यहाँ पे, कब बना रहे हैं एडजस्टमेंट? December 31st. दिसंबर 31। तो आप काउंट करो कि कहां से लेकर कहां तक वक्त गुजर गया। April 30 को पे किया था तो अप्रैल का महीना तो काउंट नहीं हुआ। मई के महीने से काउंट करूंगा, और कहां तक काउंट करूंगा? चलो अब गिनते हैं साथ, तुम लोग महीने बोलो। दिसंबर तक. मई, मई दिसंबर तक सर। अच्छा अब मई से काउंट करो ना, मई से दिसंबर काउंट करेंगे तो मई पहला महीना, मई 8 के बाद आजकल जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितने महीने बने मेरा बेटा? मंथ्स। 8 महीने। किसी के पास 7 बन रहे हैं जंगल में, अल्लाह ना करे। सर 8 मंथ। हाँ डिसाइड कर लो, 7 या 8, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 8। 8 बन रहे हैं मेरा बेटा। तो 8 महीने की अमाउंट, जिसे हम ऊपर पूरे साल की अमाउंट है 3600, हम 1 साल की अमाउंट 3600 लिख के बैठे हैं, और हम उसे प्रीपेड समझ रहे हैं। उस 3600 में से 8 महीने की अमाउंट क्या अब प्रीपेड रही? क्या अब हमारा एसेट रही? नो सर, क्यों नहीं रही? क्यों नहीं रही? क्योंकि वो एक्सपेंस बन गई. हाँ क्योंकि 8 महीने हमने इस्तेमाल कर लिया, 8 महीने गुजर गए। हमने 1 साल का किराया दिया था ना, तो 1 साल का किराया दिया था अप्रैल की 30 तारीख 2009 को। तो वो यकीनन मई से लेके अगले साल के अप्रैल तक का होगा, और मई से लेके दिसंबर तक 8 महीने गुजर गए। तो 8 महीने की अमाउंट बोलो बन गई हमारा एक्सपेंस. तो मैंने लिखा रेंट एक्सपेंस डेबिट, और
एक्सपेंस बढ़ाया ना, अब कितने से बढ़ाऊं एक्सपेंस sir. रेंट? तो बताओ 3600 मेरा 2400 बेटा 3600 कितने वक्त के लिए था? 8 महीने नहीं 12 महीने। तो पहले मैं इसे डिवाइड कर दूंगा 12 से और मल्टीप्लाई करूंगा, बोलो किससे? 8 से। तो 8 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 12। किसी को समझ नहीं आया तो बेफिक्र होके पूछे कि सर डिवाइड बाय 12 क्यों किया? क्योंकि 3600 किराया 12 महीने का है, फॉर अ ईयर लिखा हुआ है, फॉर 1 ईयर। और आजकल हमारी तरफ एक साल में कितने महीने हैं? 12। हमारी तरफ भी हैं, आपकी तरफ भी यही है। तो 3600 को 12 से डिवाइड किया और 8 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि 8 महीने की अमाउंट ने हमें पहुंचा दिया फायदा। तो कितनी बनी मेरे बच्चों? आज ही बतानी है। 2400। 2400 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के बताने का। 2400 रुपए अमाउंट बनी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं मजीद। और हमने कहा क्या हमारे पास से कैश चला गया? क्या हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई? हमने इस रेंट को समझा हुआ था अपना प्रीपेड, तो प्रीपेड को कर दूंगा, बोलो क्या? कम। प्रीपेड की नेचर एसेट। एसेट, कम हो तो हमेशा क्रेडिट में। एसेट, कम हो तो हमेशा क्रेडिट। किसी को कंफ्यूजन हो तो बेफिक्र होकर पूछे। सेकंड एडजस्टमेंट में मैंने काफी टाइम लगाया, अगर समझ नहीं आई तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर दोबारा देख के इफादा हासिल करें, यूटिलिटी। चलें, नंबर 3 पढ़ रहा हूँ। अलाउंस फॉर बैड डेट्स एस्टिमेटेड एट 6% ऑफ अकाउंट रिसीवेबल एट एंड। मेरे बच्चों आप सबने अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंट रिसीवेबल, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल का चैप्टर पढ़ा है। और आप जानते हैं कि हम अकाउंट बैड डेट्स दो तरह से मालूम करते हैं, एक नेट क्रेडिट सेल पर और एक अकाउंट रिसीवेबल पर रेट लगाकर। उसने बोला है अकाउंट रिसीवेबल पर रेट लगाओ 6%। अब आप जवाब दीजिएगा प्लीज, जब हम अकाउंट रिसीवेबल पर रेट लगाते हैं तो जो अमाउंट आती है उसका इंग्लिश में नाम बताइए क्या होता है? बैड डेट। शुक्रिया हुजैफा, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, लेकिन बहरहाल आपने बताया, थैंक यू सो मच। उसका नाम होता है एस्टिमेटेड बैड डेट्स। और फिर उस एस्टिमेटेड बैड डेट्स में से अलाउंस फॉर बैड डेट्स के डेबिट बैलेंस को ऐड, और अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो लेस। हुजैफा आपका माइक शायद काम नहीं कर रहा, मुझे आवाज नहीं आ रही हुजैफा की। हुजैफा की आवाज बाकी लोगों को आ रही है क्या? हेलो हेलो। मेरा ख्याल है किसी को याद नहीं आ रहा, शायद ऐसा लग रहा है मुझे। बहरहाल समरी है जनाबे अली कि हुजैफा आपका माइक बेटा काम नहीं कर रहा, या फिर मुझे आवाज नहीं आ रही है, शायद कोई और बोलेगा तो। मैं बोल भी हल्का रहा हूँ। एस्टिमेटेड बैड डेट्स कहते हैं, एस्टिमेटेड बैलेंस कहते हैं, बिल्कुल सही। यस मेरा बेटा मैं ये कह रहा था कि अब अकाउंट रिसीवेबल, यार हुजैफा का माइक चेक करने दो भाई, मुझे सब्र करो। लो लो आवाज आ हाँ रही है मेरे सर? पास प्रॉब्लम है, हुजैफा रुक जाओ। हेलो। हाँ हुजैफा, अब बोलोगे तो आवाज आएगी। हाँ सही है। हेलो हेलो हाँ, हेलो। अब आ रही है, आ रही है आवाज, आ रही है भाई हुजैफा, तुम्हारी आवाज आ रही है, शुक्रिया। चलो अब बात आगे बढ़ाता हूँ, सुनो। तो मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि बच्चों जब हम अकाउंट रिसीवेबल पे रेट लगाते हैं तो हमें पता चलता है एस्टिमेटेड बैड डेट्स। जाओ ऊपर अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू देखो 75,000 है, जल्दी से कैलकुलेटर चलाओ, 75,000 का 6% लो और मुझे वैल्यू बताओ क्या आई। तेजी से, शाबाश, वक्त कम है। सर 3500 आई। 4,500 आई। 3500। 3500। यस सर यस सर। 75,000 का 4500 पे 4500। 4500। ओके, 75,000 यस का 6% सब बच्चों के पास आया। 75,000 का 6% 4000। सब बच्चों के पास आया 4,500। हुजैफा तुम अपने माइक को बंद करो क्योंकि उसमें बहुत वो है ना, वाइब्रेशन हो रही है कुछ, मेरा ख्याल है सराउंडिंग से आवाजें आ रही हैं। हाँ जब पार्टिसिपेट करो तो माइक खोल लेना। अच्छा, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 6%, 4,500, इसका नाम है एस्टिमेटेड बैड डेट्स। यानी हमें एंट्री बनानी चाहिए इतने रुपए से, लेकिन क्या क्वेश्चन में अलाउंस फॉर बैड डेट्स पहले से है? चेक करके बताएं सब बच्चे मुझे फटाफट। क्या क्वेश्चन में पहले से अलाउंस फॉर बैड डेट्स है? जी है। किस साइड पर है मेरा बेटा? डेबिट। अभी अभी बताया कि अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट में हो तो वो एस्टिमेटेड बैड डेट्स में होता है प्लस, और अगर वो क्रेडिट में हो तो वो होता है माइनस। तो बस क्या करूं बताओ? 4,500 में 3,000 को क्या कर दूं? प्लस। बताइए, कंफ्यूजन 7500। नहीं समझ आया तो प्लीज पूछ लें,
हम बहुत स्लो चल रहे हैं, मैं 4th एडजस्टमेंट पे आ चुका हूँ। सही है। सर 8108 होगा ना? क्यों भाई, कैसे होगा? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। सर ऐड क्यों किया? ओके सर, ओके, मैंने कुछ इतना गलती जबरदस्त करी। सवाल आया ओके, माशाल्लाह, इतने दिनों के बाद किसी ज़हीन इंसान ने सवाल किया। ऐड इसलिए किया कि मेरा दिल घबरा रहा था फातिमा। अबे ज़हीन औरत। सर मतलब ऐड क्यों किया, लेस क्यों नहीं किया? अच्छा हाँ हाँ, मुझे ये याद तो आ गया। डेबिट साइड है ना। अरे फातिमा तो वो है ना जिसने वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल के चैप्टर में पढ़ा ही कम था, है ना? जी जी, मैं वो अरे ही मेरा हूँ। बेटा, अब देख इतनी लंबी लॉजिक तो मैं बता नहीं सकता, बस सुन लो। अलाउंस फॉर बैड डेट्स जी क्रेडिट में होने का मतलब होता है उसमें पहले से पैसे मौजूद हैं, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स सही। डेबिट में होने का मतलब होता है उसमें नेगेटिव बैलेंस पड़ा है। अब हमारी चाहत क्या थी? सही हमारी मतलब हमें हमारी चाहत ये थी कि 75,000 का 6% जब हम लें तो हमारे पास वैल्यू आई 4,500। हमारे अलाउंस फॉर बैड डेट्स में इतने रुपए रखे होने चाहिए। चाहिए। अब अगर क्रेडिट में होते, बिल फर्श फर्श कर लो 1,000 रुपए, तो मैं माइनस तो करके उसको कहता माइनस करने में पड़े। 3,500 मैं और रखूंगा। सही है, समझ आई फातिमा? यस सर, यस लेकिन सर। लेकिन जब मैंने देखा कि डेबिट में है तो इसका मतलब है पहले ही पैसे कम है। कितने? 3,000। हमें रखने हैं 4,500 और ऑलरेडी माइनस में 3,000 है, तो दोनों को क्या कर दिया? प्लस। प्लस। सही है सर, समझ और में आ गया अब, थैंक यू। और नहीं भी आता तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक भेज देता तुम्हें, और क्या है, देखती रहती है आराम से बैठी हुई। तो जी बेटे, जी। तो हमने 7,500 रुपए से एंट्री इसलिए बनाई। और किसी को घबराहट हो तो जरूर बताए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरे बच्चों, अब अगली एडजस्टमेंट, अनएक्सपायर्ड सैलरीज 1,500। ऊपर जाएं, सैलरीज जल्दी से देख के बताएं किस नाम से, तेजी से। सैलरीज एक्सपेंस। यानी हमने जितनी भी सैलरी अदा की है हम उसे समझ के बैठे हैं अपना। खर्चा। अच्छा, और वो बोल रहा है, एक्सपेंस। और वो बोल रहा है ईयर एंड पर के सैलरीज तो अभी क्या है? अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड मींस अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई है। कितने रुपए? 1,500। यानी हमने सारी अमाउंट को कह दिया था अपना, एक्सपेंस। और 1,500 हमारा खर्चा। नहीं हुई है तो अभी। खर्चे को नहीं क्या करूं बनी। मेरे बच्चों? कम। तो सैलरीज एक्सपेंस 1,500 कर दिया कम, और मुलाजिम से बोला लाओ बेटा शाबाश 1,500 रुपए वापस कर दो। हैं? नहीं। मुलाजिम से बोला 1,500 वापस कर दो, नहीं। मुलाजिम को कहा, नो सर। मुलाजिम के 1,500 जो हमने उसे एडवांस दिए हैं अब ये हमें पहुंचाएंगे फायदा कब? अगले साल। तो ये हमारा प्रीपेड है, हमारे एसेट में इजाफा हो गया। 4 के बाद मैं 5th पॉइंट पर आ गया हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी मेरे साथ हैं। और 5th पॉइंट में लिखा है द मशीन हैज लाइफ ऑफ 80,000 आवर्स एंड एस्टिमेटेड साल्वेज वैल्यू इज 50,000। मशीन 5,000 घंटे 2009 में चल चुकी है। ये तो कमबख्त पूरा डेप्रिसिएशन ही निकलवा लिया उसने हमसे। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन का चैप्टर तो हमारी आवाम ने पता ही है कैसे पढ़ा होगा, तो याद तो होगा नहीं ये कौन सा मेथड है। ये कौन सा मेथड कहलाता है? सर वर्किंग यूनिट आउट। आवर्स। ओए होए, पढ़ी लिखी लगी भाई। वर्किंग आवर्स मेथड इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला? वर्किंग आवर मेथड, कौन मैंने सर्विस? टोटल कॉस्ट कॉस्ट माइनस सैलरीज माइनस वैल्यू कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय लाइफ लाइफ इन लाइफ इन आवर्स। आवर। आवर्स। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, पढ़े लिखे लगे, अल्लाह ने जरा। 250। एक मिनट, इसके नीचे लाइन तो लगाऊं, जरा माहौल बनेगा। चलो ये लो, सही है, ये सर फॉर्मूला हो गया। 6,250। अब इसमें वैल्यूज रख देते हैं। पहले कॉस्ट बताओ कितनी है? सर कॉस्ट दी हुई नहीं है। अबे कॉस्ट कहाँ होती है भाई मशीन की? पर मशीन के नाम से। हाँ, ट्रायल बैलेंस में होती है। कितनी है? 1,50,000 माइनस साल्वेज वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों? 50,000। 50,000। और इसको डिवाइड करना है किससे? आर से 5,000 से। वर्किंग आवर मेथड। और जो हमें पता चलेगा वो होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर आवर। सही है, तो हमने इसे डिवाइड कर दिया। कितने घंटे लाइफ है भाई? 80,000। अब बताइएगा क्या जवाब आया प्यारे बच्चों? 1 पॉइंट। कितना? अरे एक मिनट, 1 पॉइंट कुछ आता है। बाकी लोग क्या कैलकुलेटर में सेल डलवाने गए में? अबे बाकी लोग भी कैलकुलेटर चला लें वरना मैं खुद काम कर लूंगा, गुस्सा आ गया अगर।
सर टोटल वैल्यू बता दूं? 1.25 एक मिनट, एक जीरो कम लगाया मैंने यहाँ पे। हाँ, 1.25 यही है, 25 तो भाई रुपीज 1.25। इसका मतलब है जब मशीन 1 घंटा चलेगी तो 1 रुपए 25 पैसे खर्चा होगा डेप्रिसिएशन का। अब जरा बताना 2009 में मशीन कितने घंटे चली? 5,000। 5,000 तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2009 कैसे निकाला? इज इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाई बाय 5,000। किसी को समझ नहीं आया बस पूछ के देख ले एक बार। डेप्रिसिएशन का चैप्टर तो मैंने ही पढ़ाया था। अभी केक काटता हूँ यहीं पे सबके सामने। खुदा ना खास्ता किसी को समझ तो नहीं आ रहा। 6,250 रुपए डेप्रिसिएशन, पूरा घर छोड़ दिया मैंने आपको, सब बता दिया, सब याद दिला दिया। इससे अच्छा और रिवीजन क्या होगा? 6,250 रुपए से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। बोले भाई किस बच्चे को समझ सही। नहीं आया? ईशा जिंदा हो बेटा? समझ आ गया? जी जी सर। वेरी जी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा सर, तो ये जो है वो रिकॉर्ड करना है? नहीं बेटा, इसको ऐसे ही सिर्फ निकाल के जश्न मनाना था। अबे रिकॉर्ड करना है जब तो नहीं निकाला। मतलब, हाँ नहीं ये यहाँ मतलब ये जो हमने ये मेथड से निकाला है तो ये मेथड वहाँ लगा कंप्यूटेशन बोल रही है। कंप्यूटेशन करके कंप्यूटेशन दिखानी है, बनानी। ये बोल रही हो? जी नहीं बेटा मेरा बच्चा, मैं तो कह रहा हूँ इस सवाल में तुम्हें एडजस्टमेंट भी फेयर बना के नहीं दिखानी। कंप्यूटेशन तो बहुत दूर की बात है। समझी मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं। तुम्हें इस हाँ सवाल में एडजस्टमेंट भी फेयर बना के नहीं दिखानी। पेपर में इतना टाइम थोड़ी होता है। ये 35 मिनट में करना है कमबख्त इस सवाल को। आप खुद सोचिए 35 मिनट में कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको F16 में बैठ के काम करना पड़ता है। समझ गई ना F16? जी जी। चलें अब आगे चलते हैं। अब मैं एडजस्टमेंट समझाने में इतना टाइम लग जाता है हमें तो आवाम को, क्योंकि सारे 0 मीटर हो जाते हैं ना फौरन, किसी को याद ही नहीं रहता क्या पढ़ा क्या नहीं। चलें बहरहाल, अब फिफ्थ अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। सिक्स लास्ट एडजस्टमेंट आ गई, इंटरेस्ट एक्रूड। एक्रूड के एडजस्टमेंट प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट वाजिब हो गया। हाँ भाई, लेना वाजिब हुआ या देना, ये तो सर इमरान को भी नहीं पता, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ऑन लॉन्ग टर्म लोन, बस रुक जाओ, इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म लोन पर वाजिब हो गया तो लोन लिया होगा या दिया होगा? लिया होगा। जी, आमतौर पे लोन हम लेते हैं तो लोन हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी पर इंटरेस्ट देते हैं या लेते हैं? देते हैं। देते हैं, यानी हम पर इंटरेस्ट देना वाजिब हो गया। अब कह रहा है कितने परसेंट वाजिब हुआ? 6% पर एनम। सही है मेरा बेटा? 6% पर एनम हम पर इंटरेस्ट देना वाजिब हुआ। और आगे कहता है लोन एक्वायर्ड, और ये कर्जा हमने लिया कब था? सितंबर 1 2009 को। तो सितंबर 1 2009 को अगर कर्जा लिया तो सितंबर का पूरा पूरा महीना गुजर गया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर आप दिसंबर पर रुक क्यों जाते हैं? क्योंकि सवाल की पहली लाइन में लिखा है कि हम ये सारा काम दिसंबर 31 2009 को कर रहे हैं। तो इसका मतलब है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बोलो कितने महीने बने? 4। 4 महीने का इंटरेस्ट हम पर देना हो गया। वाजिब। मेरा बेटा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट, लेकिन एक मसला कश्मीर है। क्या? कि मुझे लोन की अमाउंट अमाउंट भी पता नहीं है। सही है। अच्छा अब सुनो, बिल्कुल हौसले से इत्मीनान से, भाई जैसी मुझे लोन की अमाउंट पता चलेगी मैं उस लोन की अमाउंट को फिलहाल ब्रैकेट में समझाने के लिए लिख देता हूं एक्स। छोटा वाला एक्स लिखा है, सही है? सही है। एक्स जो भी अमाउंट होगी लोन की उसे हम करेंगे मल्टीप्लाई, ये बड़ा वाला एक्स मल्टीप्लाई की साइन है। जो भी लोन की अमाउंट होगी एक्स मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट इंटरेस्ट है बोलो? 6%। 6%। 6% निकालेंगे उसका, और जो जवाब आएगा वो इंटरेस्ट 6% होगा पूरे 12 महीने का। 12 महीने का। एक्सीलेंट। जब जिंदगी में याद रख लो, हमेशा के लिए याद कर लो, आगे भी पढ़ोगे जिंदगी में, जब कभी ये ना बताया हो कि इंटरेस्ट कितने वक्त का है तो वो हमेशा पूरे साल का होता है। साल का। साल का तो होता है। आज पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करना है क्या? नहीं। नो सर। तो जो जवाब आएगा उसे मजीद मल्टीप्लाई करना, 4 से 4 डिवाइड से। करना 12 से। सर 4 और 12 समझ नहीं आ रहा है।
अरे भाई आ गया सितंबर, सर। सितंबर की पहली को लोन लिया है ना, तो सितंबर का इंटरेस्ट दोगे। सितंबर के बाद आजकल तुम्हारे घर कौन सा महीना आ रहा है? अक्टूबर, अक्टूबर, और नवंबर, नवंबर। दिसंबर। दिसंबर, 4 हो गए। तो 4 से यस मल्टीप्लाई सर। और 12 से डिवाइड। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर। यस सर। लेकिन प्रॉब्लम अभी तक क्या है कि हमें लोन की अमाउंट पता। नहीं है। अच्छा, अब नहीं सारी है। एडजस्टमेंट बन चुकी हैं सिवाय इस एडजस्टमेंट के, और इसकी अमाउंट हमें नहीं पता। तो अब मैं आपसे कहता हूँ इसकी अमाउंट भी पता हो जाएगी और हम वर्कशीट पे काम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। सही है? आप सब जो आज पहली बार मेरे साथ वर्कशीट बना रहे हैं, जरा जल्दी से वर्कशीट का फॉर्मेट बना लें अपना। हुजैफा, ईशा, एमन और मनाल, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से अपने पास वर्कशीट का फॉर्मेट बनाएं। ये कैसे बनेगा? दोनों पेजेस आमने सामने के ब्लैंक रखें रजिस्टर के। सही है? दोनों पेजेस आमने सामने के ब्लैंक रखें अपने सामने, और इधर देखें स्क्रीन गौर से। यहां तक के कॉलम ये लेफ्ट वाले पेज पे बना लें रजिस्टर के, और एफ से लेके आगे तक के 6 कॉलम। कितने? 6। 6 कैसे सर? ये देखो, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के डेबिट क्रेडिट, इनकम स्टेटमेंट का डेबिट क्रेडिट और बैलेंस शीट का डेबिट क्रेडिट। अब तुम लोग अगर ये सोच रहे हो कि सर आपने वर्कशीट के बारे में बताया नहीं, तो वो कल का लेक्चर देखोगे तो इंशाल्लाह तुम्हें वर्कशीट के बारे में अंदाजा हो जाएगा कि वर्कशीट क्या चीज है। नाइश भाई वेलकम करता हूँ सर, माशाल्लाह आप क्लास में तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। आखिरी के 6 मिनट रह गए हैं सर इस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, जीते रहिए। सर हमने बस अभी अभी एडजस्टमेंट कंप्लीट किए हैं, एक एडजस्टमेंट बाकी है 2012 प्राइवेट की, ये वाली, इसकी अमाउंट बाकी है। और अब हम 2012 प्राइवेट की वर्कशीट बनाएंगे सब लोग। सही है? अच्छा, और इम्पोर्टेंट बात ये कि आप ये जरा कॉलम बना लें फटाफट, और ये मीटिंग खत्म होगी ना तो आप फौरन बगैर गैप के उसी लिंक पे दोबारा तशरीफ ले आएंगे जिस पे हमने मीटिंग शुरू की है। मैं दोबारा से मीटिंग ऑन कर दूंगा और आप दोबारा तशरीफ ले आइएगा प्लीज सब लोग, ताकि हम वर्कशीट आज बना के खत्म करें इस सवाल को। सही है? अच्छा, तो इतना हिस्सा आ गया, ये वाला हिस्सा आ गया आपका लेफ्ट साइड वाले पेज पे। हर कॉलम इतना चौड़ा हो, हुजैफा, ईशा, एमन, मनाल, इतना चौड़ा हो हर कॉलम कि उसमें 6 डिजिट आ जाए आराम से, बस। इससे ज्यादा चौड़ा कॉलम ना बनाना। और टाइटल ऑफ अकाउंट इतना बड़ा हो कि इसमें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिख लिया जाए। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीन, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, यानी इतना बड़ा लफ्ज आराम से लिख लिया जाए। ओके, अब ये कॉलम जल्दी जल्दी बना लो फटाफट। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, इतनी बड़ी वर्कशीट है, ये 2 पेजेस पे आमने सामने बनेगी। बनाओ बिस्मिल्लाह, फटाफट बनाओ। और तुम जैसे बना लोगे मुझे यस लिख के भेजते जाओ। जो जो बनाता जाए वो मुझे यस लिख के भेजता जाए फटाफट। बल्कि एक काम करते हैं, ये मीटिंग खत्म होने वाली है ना, तो तुम लोग फॉर्मेट बनाओ, और फॉर्मेट बनाने के बाद ना दोबारा मीटिंग हम शुरू करेंगे। तो तुम लोग क्या करना, यहाँ पर टाइटल ऑफ अकाउंट में नाम लिखते जाना। सर कौन से नाम? जाओ जरा ऊपर ट्रायल बैलेंस में देखो, सबसे पहला नाम क्या लिखा नजर आ रहा है? अच्छा, बिजनेस का नाम है अली लिमिटेड, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अली लिमिटेड। हम बना रहे हैं वर्कशीट 10 कॉलम, सवाल के रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है। और कब बना रहे हैं? दिसंबर 31 2009। सही है मेरे बच्चों? ये हो गई रस्में, और वर्कशीट आमने सामने दोनों पेजेस पे बन रही है। अब मैं टाइटल ऑफ अकाउंट में पहला अकाउंट लिखने लगा हूं, और आप भी ऐसे ही लिखेंगे। ये 10 कॉलम क्यों कहलाती है? ट्रायल बैलेंस के 2, एडजस्टमेंट के 2, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के 2, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के 2 कॉलम। तो 2, 4, 6, 8, 10, 10 कॉलम वर्कशीट। किसी ने फॉर्मेट अभी तक बना लिया या अभी भी नहीं बनाया? जो बना चुके हैं वो मजीद फारिग ना बैठे प्लीज, वो अपने पास यहाँ टाइटल ऑफ अकाउंट। सर नहीं बनाया। तो जल्दी बना लो, आज ही बनाना है प्यारे भाई। पहला अकाउंट ऊपर जाके ट्रायल बैलेंस में देखें, कैश लिखा नजर आया, ऐसे लिख दें शाबाश, अच्छे बच्चों की तरह या बुरे बच्चों की तरह, जो आपको मुनासिब लगे। सर उसके बाद क्या करना है? सारे अकाउंट के नाम आप यहाँ लिखें फटाफट। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम उनकी अमाउंट्स भी आपसे ही पूछ के लिखेंगे इंशाल्लाह। मीटिंग खत्म होने वाली है, 3 मिनट रह गए, हम दोबारा से मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी आप फटाफट फॉर्मेट बना लें जरा। मैं नाम लिखना शुरू करता हूँ, कैश के बाद है अकाउंट रिसीवेबल।
ओके जी, कैश अकाउंट रिसीवेबल, क्या हो गया, चांद पे चलेगा क्या सब कॉलम बनाने हैं, ऐसा मुश्किल जी काम जी बोल सर, दिया। नाम लिख रही हूँ। ओके, आप नाम लिख रही हैं, वेरी गुड। कैश अकाउंट रिसीवेबल, ऑफिस सप्लाईज। मेरा तो ख्याल है हर अकाउंट के साथ बोलो तो अमाउंट भी लिखते जाएं ताकि गलती ना हो, क्या कहते हो, शुरू करें। यस सर। ओके एमन जी गुड, सर। चले भाई एक काम करते हैं, सुनो अब, वेरी गुड बेटा, चलो भाई अब सब सुनो। अबे भाई नाइस, एक काम नहीं करें यार, एक जी मिनट सर, रह, सुन रहा हूँ मैं। सुन रहे हो, ये देखो, मुझे बताओ कैश की नेचर क्या है। अच्छा मैंने ये सवाल ना जान, एसेट। सुनो, मैंने ये सवाल जानबूझ के सिलेक्ट किया है, क्योंकि कुछ जब अमाल अच्छे हो ना इंसान के, तो पेपर में सवाल में वो खुद बताता है कि कौन डेबिट में है और कौन, क्रेडिट क्रेडिट में। लेकिन अभी आपको ये नजर नहीं आ रहा कौन डेबिट में और कौन क्रेडिट में। तो थोड़े से पढ़े लिखेपन का मुजाहरा कीजिए और जरा बताइए कैश के अब्बू का नाम। एसेट। एसेट कहाँ होते हैं, एसेट कहाँ होते हैं हमेशा, डेबिट। डेबिट में। तो डेबिट में लिख दिया मैंने 2,20,000। किसी भी किस्म की तकलीफ हो तो फौरन इजहार करना है, नहीं सब नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। अकाउंट यस यस। रिसीवेबल की नेचर एसेट। एसेट। एसेट, ओके। एक मिनट जरा, ये बेचारा लाल हुआ था, इसको मैंने कहा सही कर दो मुनासिब। चलो ये भी एसेट है, तो कहाँ लिखो मेरे बच्चों, डेबिट। डेबिट लिख दिया। ऑफिस सप्लाईज के अब्बू का नाम, एक्सपेंस। एक्सपेंस, नहीं, ऑफिस सप्लाईज के अब्बू का नाम तो एसेट है, नहीं नहीं मैंने एसेट गलती, लेकिन होता है। एक्सपेंस नहीं साथ नहीं, लिखा हुआ है। हाँ मैंने गलती की, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस लिखना था, मैंने एक्सपेंस नहीं लिखा था, अब लिख दिया। तो ये एक्सपेंस भी कहाँ होता है वैसे, डेबिट। 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 डेबिट लिख दिया। अगला नाम पढ़ो। अनअर्न्ड कमीशन। अनअर्न्ड कमीशन। ओके बेटा ईशा, ये महाजेब से कांटेक्ट नहीं हुआ, ये उसके भाई की शादी, सर मैसेज एक शादी तो होती कर है, दो दिया तीन था हो गई। मैंने, अच्छा, एक ही थी खत्म हो गई। मैंने कहा हो सकता है एक साथ दो तीन का रिवाज हो। अनअर्न्ड कमीशन क्या होता है हमारी, लाइबिलिटी। कहाँ लिखूं मेरा बेटा, क्रेडिट। क्रेडिट में। बहुत शुक्रिया आपने बताया, मुझे उम्मीद है आप लोग भी लिख रहे हैं मेरे साथ साथ।